आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के द्वितीय कोटि के पठारों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में कन्याकुमारी के निकट तक 16.5 लाख 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार पर फैली विभिन्न प्रकार के पर्वतों, पहाड़ियों, नदियों के आधार पर नदियों द्वारा प्रायद्वीपीय पठार कई छोटे बड़े भागों में विभक्त हो गया है, जिन्हें द्वितीय कोटि का पठार कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर प्लेट्यू कहते हैं। यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि द्वितीय कोटि के पठारों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत के द्वितीय कोटि के पठारों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो द्वितीय कोटि के पठार क्या है? यह प्रायद्वीपीय भारत, समूचा प्रायद्वीपीय भारत पठारी है, किंतु इस पठार पर फैली पर्वत, पहाड़ियां और नदियां इस पठार को कई छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देती हैं। इन्हीं छोटे छोटे भागों को द्वितीय कोटि का पठार कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर प्लेट्यू कहते हैं। द्वितीय कोटि के पठारों में सबसे पहले हम लोग केंद्रीय या मध्यवर्ती उच्चभूमि की बात करते हैं। केंद्रीय या मध्यवर्ती उच्चभूमि का विस्तार अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्य पर्वत श्रृंखला को सम्मिलित करते हुए इसके मध्य के पठारों को भी सम्मिलित किया जाता है। सेंट्रल हाईलैंड्स केंद्रीय या मध्यवर्ती उच्चभूमि का अर्थ है अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली का दक्षिण पूर्वी कगार, विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्य का उत्तरी कगार, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, विंध्य तथा बघेलखंड पठार, इनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है केंद्रीय या मध्यवर्ती उच्चभूमि, जिसमें हम लोग अरावली पर्वत श्रृंखला का अध्ययन कर चुके हैं, विंध्य पर्वत श्रृंखला का अध्ययन कर चुके हैं, और अब बात आती है मालवा पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड पठारों की। सबसे पहले मालवा पठार। मालवा पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भागों में 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। मध्य प्रदेश के कई जिले, ग्वालियर है, मुरैना, भिंड, शिवपुर, सेवपुर, श्योपुर, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, झबुआ, कई जिले मध्य प्रदेश के इसी पठार पर बसे हुए हैं। मालवा पठार पर ही महू नामक स्थान स्थित है। महू, जहां पर भारत का सर्वोच्च विधि संविधान है। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म इसी महू पठार पर हुआ था। महू नामक स्थान पर, मालवा पठार के महू नामक स्थान पर हुआ था हमारे विधि निर्माता, संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म। यह इसलिए बहुत मध्य प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में पूछा जाता है इस पर प्रश्न, महू पर। मालवा पठार का निर्माण क्रिटेशियस पीरियड में ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से उत्सर्जित लावा के निक्षेप से हुआ है। क्रिटेशियस पीरियड में यहाँ पर ज्वालामुखी का दरारी उद्गार हुआ। इस दरारी उद्गार से उत्सर्जित लावा का निक्षेप यहाँ पर हुआ और जिससे इस पठार का निर्माण हुआ है। स्पष्ट है कि इस पठार पर बैसाल्ट चट्टानें थी और कई क्षेत्रों में बैसाल्ट चट्टानों का अपक्षय अपर्दन होने से काली मृदा विकसित हुई है। इस मालवा पठार पर काली मृदा विकसित हुई है, किंतु वर्षा की मात्रा यहाँ कम है। अरावली है और इधर विंध्य पर्वत श्रृंखला है। मानसूनी आर्द्रता युक्त मानसूनी हवाएं मालवा पठार पर कम पहुंच पाती हैं पर्वतीय अवरोध के कारण। इस कारण मालवा पठार देश का एक शुष्क पठार है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा
50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य है, किंतु अधिकांश क्षेत्रों की वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर के ही मध्य होती है। इसी कारण मालवा पठार पर कटीले वन और मालवा पठार पर शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार है। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का विस्तार है। मालवा पठार पर शुष्क पतझड़ वनों का ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का विस्तार है और इन वनों में भील, उराव, संथाल जनजातियां निवास करती हैं। मालवा पठार की 3 प्रमुख जनजातियां हैं। भील जनजाति वर्तमान समय में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति अब गोंड नहीं है बल्कि भील हो चुकी है, वह मालवा पठार पर निवास करती है। संथाल जनजातियां जो छोटा नागपुर पठार की सबसे प्रमुख जनजाति है संथाल, वह भी यहाँ निवास करती है। और उराव जनजातियां, 3 जनजातियां प्रमुख हैं, भील, उराव और संथाल। ये जनजातियां मालवा पठार पर निवास करती हैं। मालवा पठार से होकर के चंबल नदी प्रवाहित होती है। चंबल और इसकी सहायक नदियों के बेसिन क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन हुआ है। गुल्ली इरोजन, अवनालिका अपर्दन के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि अवनालिका अपर्दन क्या होता है। अवनालिका अपर्दन होने के कारण यह भूभाग काफी उबड़ खाबड़ हो चुका है, जिसे हम लोग कहते हैं बैडलैंड, उत्खात भूमि। मालवा पठार एक उत्खात भूमि के रूप में परिवर्तित हो चुकी है अवनालिका अपर्दन के कारण। देश के जितने भी द्वितीय कोटि के पठार हैं उनमें सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन से जो ग्रसित पठार है वह है मालवा पठार। अवनालिका अपर्दन के कारण यह उबड़ खाबड़ पठार बन गया है। इस बैडलैंड को, उत्खात भूमि को चंबल का बीहड़ भी कहते हैं। चंबल का बीहड़ के नाम से जाना जाता है। उबड़ खाबड़ भूभाग होने के कारण परिवहन सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है। संचार सुविधाएं बहुत, आज भी विकास जारी है, लेकिन संचार सुविधाओं का भी बड़े पैमाने पर यहाँ विकास नहीं हो पाया है। परिवहन संचार सुविधाओं का विकास न होने के कारण औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। यहाँ पर वर्षा कम होती है और सिंचाई सुविधाओं का भी अभाव है। इस कारण कृषि भी उन्नतिशील अवस्था में नहीं है। कृषि कार्य भी यहाँ पिछड़ा हुआ है, कृषि भी पिछड़ा हुआ है और इसी कारण सामाजिक आर्थिक विकास यहाँ पर कम हुआ है। मालवा पठार या चंबल के बीहड़ में आर्थिक और सामाजिक विकास कम होने के कारण और उबड़ खाबड़ भूभाग था जहां से बचना बहुत आसान होता था अराजक तत्वों को। इसी कारण मालवा पठार लंबे समय तक डाकुओं की शरण स्थली बना रहा। किंतु वर्तमान समय में संचार सुविधाओं का विस्तार तो पूरे देश में हो ही रहा है, जिसके कारण अब यहाँ पर डाकुओं की संख्या कम हुई है। फिर भी बहुत से अराजक तत्वों का आज भी यह स्वर्ग बना हुआ है। बहुत से ऐसे अराजक तत्व हैं जो अपहरण, डकैती आदि का कार्य करते हैं और इस मालवा पठार पर बसे हुए हैं। मालवा पठार की मृदा के बारे में आप जानिए। काली मृदा का क्षेत्र है, इस कारण यहाँ कपास की भी खेती की जाती है। लेकिन यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं वो है तिलहन और दलहन। तिलहन में जैसे सरसों का उत्पादन, तिल का उत्पादन, अलसी का उत्पादन बड़े पैमानों पर किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है। दलहन का उत्पादन यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। दलहन में यहाँ पर मूंग, मसूर, चना का उत्पादन ज्यादा होता है। मूंग, मसूर, चना का उत्पादन मालवा पठार पर अधिक होता है। कपास की भी खेती की जाती है काली मृदा होने के कारण, लेकिन वह काठियावाड़ पठार और दक्कन ट्रैप की तरह विकसित नहीं है। मालवा पठार की जो पूर्वी सीमा बनाती है, मालवा पठार की पूर्वी सीमा, उसको हम लोग काली सिंध को कह सकते हैं। काली सिंध मालवा पठार की पूर्वी सीमा बनाती है। मालवा पठार के पूर्व में हम लोग आते हैं तो बुंदेलखंड पठार है। बुंदेलखंड पठार का विस्तार उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में और मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भागों में बुंदेलखंड पठार का विस्तार है। उत्तर प्रदेश का ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ये जिले बुंदेलखंड पठार पर ही बसे हुए हैं।
यूपी के कौन कौन से जिले बुंदेलखंड पठार पर हैं? ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, बांदा, जालौन, हमीरपुर, ये इसी पठार पर हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई जिले इस पठार, 4 जिले मुख्य रूप से हैं मध्य प्रदेश का, जैसे टीकमगढ़ है, छतरपुर है, पन्ना है, और छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया, ये सब जिले बुंदेलखंड पठार पर ही बसे हुए हैं। बुंदेलखंड पठार पर ही मध्य प्रदेश का पन्ना जिला पड़ता है, जो डायमंड के उत्पादन में, हीरा के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। बुंदेलखंड पठार ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट और ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस चट्टानों से निर्मित है बुंदेलखंड पठार। देश का सबसे ज्यादा ग्रेनाइट स्लेट्स, जो बिल्डिंग मटेरियल के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, ग्रेनाइट स्लेट्स, उसका उत्पादन करने वाला पठार यही बुंदेलखंड पठार है। उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला ग्रेनाइट स्लेट्स के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो इसका उत्तर होगा ललितपुर जिला। बुंदेलखंड पठार के बीचों बीच प्रवाहित होती है बेतवा नदी। बेतवा नदी, जो बुंदेलखंड पठार की जीवन रेखा कही जा सकती है, क्योंकि बेतवा नदी पर ही रानी लक्ष्मीबाई बांध है, माता टीला बांध है। इन डैम्स द्वारा यहाँ विद्युत उत्पादन और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है बुंदेलखंड पठार पर। बुंदेलखंड पठार भी शुष्क क्षेत्र है, कम वर्षा होती है और जलाभाव यहाँ एक बड़ी समस्या है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं विंध्य एवं बघेलखंड पठार। विंध्य एवं बघेलखंड पठार, इसमें एक तरह से 2 पठार, एक तो विंध्य पठार, दूसरा बघेलखंड पठार। इस पठार के उत्तरी भाग से गुजरती है विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो विंध्य का उत्तरी कगार और दक्षिणी कगार दोनों विंध्य पठार के नाम से जाना जाता है। विंध्य पठार पर मध्य प्रदेश का रीवा, सतना जिला आ जाएगा और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिले इसे विंध्य पठार पर ही पड़ते हैं। मध्य प्रदेश का रीवा है, सतना है, वो इसी विंध्य पठार पर ही पड़ेगा। रीवा, सतना, सिंगरौली भी इसी विंध्य पठार पर ही पड़ेगा। सिंगरौली जिला, जो मध्य प्रदेश में कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सिंगरौली भारत की सबसे मोटी कोल सीम या कोल बैंड यही सिंगरौली जिले से ही प्राप्त होती है। कोयले की सबसे मोटी परत भारत में जो मिलती है, यह ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछा जा चुका है। सिंगरौली की खानों से प्राप्त होता है भारत की सबसे मोटी कोयले की परत, कोल सीम या कोल बैंड। विश्व में सबसे मोटी कोल सीम या कोल बैंड यूएसए के पेंसिल्वेनिया में मिलता है, लेकिन भारत में सबसे मोटी कोल सीम या कोल बैंड विंध्य पठार पर स्थित सिंगरौली जिले के सिंगरौली की खानों से प्राप्त होता है। तो यह हो गया विंध्य पठार। और विंध्य के दक्षिण में बघेलखंड पठार का विस्तार है। बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में विंध्य पठार, बघेलखंड पठार का विस्तार है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में और विंध्य पठार के दक्षिणी भाग में बघेलखंड पठार का विस्तार है। बघेलखंड पठार पर मध्य प्रदेश के कई जिले हैं। मध्य प्रदेश का कटनी जिला है, उमरिया जिला है, सीधी है, शहडोल है, दमोह है, ये सब बघेलखंड पठार पर ही अवस्थित है। मध्य प्रदेश के ये सब जिले बघेलखंड पठार पर ही हैं। सीधी है, सीधी जिला है, शहडोल जिला है, कटनी, उमरिया और दमोह, ये जिले बघेलखंड पठार पर ही अवस्थित हैं। ये बघेलखंड पठार पर ग्रेनाइट चट्टानें भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर बघेलखंड पठार पर क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानें भी मिलती हैं। बघेलखंड पठार पर आर्कियन क्रम की चट्टानें भी मिलती हैं, कोडप्पा क्रम की भी चट्टानें मिलती हैं। और इस पठार पर जो सोन की भ्रंश घाटी है, उसमें स्पष्ट है कि कोयला मिल रहा है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिल रहा है।
तो जो सिंगरौली जिला है वहां पर सोन की भ्रंश घाटी में किस प्रकार की चट्टाने होंगे? गोंडवाना क्रम की चट्टाने होंगे, क्योंकि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही कोयला मिलता है। तो ये बघेलखंड पठार की बात हो गई। विंध्य पर्वत श्रृंखला हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर काठियावाड़ पठार की बात करते हैं। काठियावाड़ पठार का विस्तार गुजरात राज्य में ये हो गया कच्छ प्रायद्वीप, और ये है काठियावाड़ प्रायद्वीप। काठियावाड़ प्रायद्वीप के आंतरिक भागों में जो पठार है उसे काठियावाड़ पठार कहते हैं। बैसाल्ट चट्टानों से निर्मित पठार है काठियावाड़ पठार। इसी कारण यहाँ पर काली मृदा विकसित हुई है और कपास की कृषि यहाँ उन्नतशील अवस्था में है काठियावाड़ पठार पर। लेकिन काठियावाड़ पठार की जो औसत वार्षिक वर्षा है 50 से 60 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है काठियावाड़ पठार, और अधिकांश क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां की औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम है। और यही इसी कारण इस पठार पर कटीले वन और झाड़ियों का विस्तार है। कटीले वन और झाड़ियों का विस्तार। इसी पठार पर गिर और गिरनार की पहाड़ियां फैली हुई हैं। गिर और गिरनार की पहाड़ियां काठियावाड़ पठार पर। गिर पहाड़ियों के पदीय क्षेत्र में ही गिर नेशनल पार्क है। गिर राष्ट्रीय पार्क, गिर नेशनल जो पार्क है यहाँ पर हो जाएगा काठियावाड़ पठार पर, गिर पहाड़ी के पदीय क्षेत्र में गिर राष्ट्रीय पार्क। गिर राष्ट्रीय पार्क 1972 से यहाँ पे लायंस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। गिर राष्ट्रीय पार्क में 1972 में शेर परियोजना 1972 से गिर राष्ट्रीय पार्क में चलाया जा रहा है। तब से लेकर के 2013 तक केवल गिर राष्ट्रीय पार्क में ही लायंस प्रोजेक्ट शेर परियोजना चलाई गई। लेकिन सन 2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर यहीं से कुछ शेर ले जाकर के मध्य प्रदेश में कुनो अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश के कुनो अभ्यारण्य में भी यहीं से कुछ शेर ले जाकर के वहां पर भी लायंस प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और स्पष्ट है कि वर्तमान समय में देश में 2 स्थानों पर लायंस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। एक तो गिर राष्ट्रीय पार्क में लायंस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और दूसरा कुनो अभ्यारण्य में लायंस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। सन 2013 के बाद कुनो अभ्यारण्य में भी शेर परियोजना शुरू किया गया, जबकि 1972 से लेकर 2013 तक केवल गिर राष्ट्रीय पार्क में ही लायंस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था। यह कटीले वन और झाड़ियों का जो क्षेत्र है वह क्या है? एशियाई शेर जो यहाँ पर जो शेर हैं उनको हम लोग एशियाटिक लायन कहते हैं। एशियाई शेर या बब्बर शेर भी इनको कहा जाता है। बब्बर का मतलब होता है धृष्ट, निडर। बब्बर शेर या एशियाई शेरों के लिए यह जाना जाता है गिर राष्ट्रीय पार्क। यहाँ पर जो गिर और गिरनार की पहाड़ियां हैं उनमें ग्रेनाइट और नीस चट्टानें भी मिलती हैं काठियावाड़ पठार पर। बब्बर शेर जो होते हैं, बब्बर इसलिए कहा जाता है कि देखने में बड़े धृष्ट लगते हैं, निडर लगते हैं। इनके चेहरे पर ऐसे बाल होता है और वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। जैसे जो पुलिस वाले होते हैं तो उनमें अगर मूछें थोड़ी बड़ी बड़ी सी होती हैं तो डरावने लगते हैं, चाहे वो उतने डरावने ना हो, लेकिन अगर उनकी मूछें बड़ी है तो डरावने लगते हैं। ठीक वैसे ही ये जो शेर होते हैं इनके चेहरे पर बड़ी बड़ी बाल होता है, जिसके कारण ये डरावने दिखते हैं और इसी कारण ये बब्बर शेर कहते हैं एशियाटिक लायंस को, जो गिर राष्ट्रीय पार्क में और पूरा काठियावाड़ पठार के जो क्षेत्र है उस पर इनका सबसे प्रमुख नैसर्गिक निवास क्षेत्र है, नेचुरल हैबिटेट है एशियाटिक लायन का गिर राष्ट्रीय पार्क। और स्पष्ट है कि वर्तमान समय में इनकी संख्या देश में तेजी से बढ़ भी रही है। जो इनकी जनगणना की जा रही है प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर, उसमें देखा जा रहा है फुटप्रिंट विधि द्वारा, कैमरा विधि द्वारा इनकी जो जनगणना की जाती है उसमें देखा जा रहा है कि विगत वर्षों में इनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। इनकी संख्या जनरली हिंदी में हम लोग जनसंख्या बोल देते हैं, इंग्लिश में पॉपुलेशन ही होता है। पॉपुलेशन केवल जन का मतलब लोगों की संख्या नहीं, किसी की भी संख्या से पॉपुलेशन का अर्थ लगाया जाता है। हम लोग अब बात कर रहे हैं दक्कन ट्रैप की बात करते हैं। दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों, गुजरात के पूर्वी भागों, तेलंगाना के उत्तर पश्चिम भागों और कर्नाटक राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में
लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। दक्कन ट्रैप का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र, दक्कन ट्रैप का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है, मध्य प्रदेश में नहीं। दक्कन ट्रैप का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में, मध्य प्रदेश के केवल कुछ दक्षिणी भागों, गुजरात के कुछ पूर्वी भागों, तेलंगाना के उत्तर पश्चिम भागों, कर्नाटक के 2 जिलों में, बस केवल उत्तर पश्चिम 2 जिलों में ज्यादा इसका भूभाग पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति 60 से 65 मिलियन ईयर अगो अर्थात 6 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 6 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस पीरियड में 3 विभिन्न चरणों में लावा के दरारी उद्गार से ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से उत्सर्जित लावा के निक्षेप से दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति हुई है। एक चरण में लावा का ज्वालामुखी का दरारी उद्गार हुआ, फिशर इरप्शन ऑफ वोल्केनो हुआ और लावा यहाँ पर डिपॉजिट हो गई। कई हजारों वर्षों तक यहाँ पर जीव जंतु विकसित होने लगे। फिर इसके बाद ज्वालामुखी का दरारी उद्गार हुआ, उसके ऊपर लावा चादर निक्षेपित हो गया। फिर इसके बाद यही स्थिति तीसरे चरण में भी जीव जंतु जब विकसित हो गए थे, फिर ज्वालामुखी का दरारी उद्गार हुआ और लावा चादर का इस क्षेत्र में निक्षेप हुआ। 3 विभिन्न चरणों में बार बार लावा चादर के निक्षेप होने से यह भूभाग उच्च भूमि में बदल गई और इसका ऊपरी भाग सपाट हो गया और उच्च भूमि हो गई, जिसे हम लोग पठार कहेंगे। ट्रैप शब्द का प्रयोग लावा निर्मित पठारों के लिए या ज्वालामुखी पठारों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, ट्रैप। ट्रैप का मतलब कठोर पठार, जो ज्वालामुखी उद्गार से उत्सर्जित लावा के निक्षेप से लावा शीतल होकर बैसाल्ट चट्टान बनाती है, या कहिए बैसाल्ट चट्टानों के निक्षेप से जो पठार निर्मित होते हैं उन्हें ट्रैप कहते हैं, जैसे दक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप। तो सामान्यतः ये अग्नेय चट्टान से निर्मित है, बैसाल्ट चट्टान से निर्मित है। अग्नेय चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं, फॉसिल लेस होती हैं, किंतु जो दक्कन ट्रैप है यहाँ की चट्टानों में इसके नीचे जीवाश्म के विशाल भंडार का अनुमान लगाया जाता है दक्कन ट्रैप में। और लावा निर्मित पठार है, बैसाल्ट निर्मित पठार है। बैसाल्ट के अपक्षय अपर्दन से यहाँ काली मृदा विकसित हुई है, ब्लैक सॉइल, छोटे कणों वाली मृदा है। ब्लैक सॉइल पर प्रश्न आता है कि इसमें स्वयं जोतने की क्षमता पाई जाती है। यह मृदा में जब यह मृदा सूखने लगती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। दरार पड़ जाने से क्या होता है, मृदा में निर्मित प्राकृतिक केशनलियां टूट जाती हैं, जिससे नीचे की नमी ऊपर आकर वाष्पित नहीं हो पाती। और इसी कारण भारत की काली मृदा में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, जल धारण क्षमता, भारत की सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाली मृदा है काली मृदा, ब्लैक सॉइल, या वह मृदा जिसमें स्वयं जुतने की क्षमता पाई जाती है, काली मृदा। काली मृदा भारत के किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। तीसरा प्रश्न अगर ये आता है कि काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र उत्तर हो जाएगा। और यही कारण है कि यहाँ विस्तृत पैमाने पर कपास की खेती की जा रही है महाराष्ट्र राज्य में। लेकिन विगत कुछ वर्षों से कपास के उत्पादन में गुजरात राज्य प्रथम स्थान पर है और महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है। और ये दोनों राज्य अपने उच्च गुणवत्ता वाले सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कपास का आयात करते हैं। सामान्यतः गुजरात राज्य आयात करता है मिस्र से और महाराष्ट्र राज्य उच्च गुणवत्ता वाले कपास का आयात करता है यूएसए से। इसलिए महाराष्ट्र राज्य के उच्च गुणवत्ता वाले सूती वस्त्रों को अमेरिकी सूती वस्त्र और गुजरात राज्य के उच्च गुणवत्ता वाले सूती वस्त्रों को मिस्री सूती वस्त्र भी कहते हैं। दक्कन ट्रैप के बाद हम लोग बात कर रहे हैं कर्नाटक पठार। कर्नाटक पठार दक्कन ट्रैप के दक्षिण में इस पठार का विस्तार है। कर्नाटक राज्य में है। 1.83 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में कर्नाटक राज्य में कर्नाटक पठार का विस्तार है। 1.83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कर्नाटक राज्य में कर्नाटक पठार का विस्तार है। कर्नाटक पठार का जो दक्षिण पूर्वी भाग है इसे मैसूर पठार कहते हैं
और जो उत्तर पूर्वी भाग है इसे धारवाड़ पठार कहते हैं, जहां धारवाड़ जिला बसा है। धारवाड़ जिले के नाम से ही धारवाड़ क्रम की चट्टान शब्द का प्रयोग करते हैं। और कर्नाटक पठार का जो पश्चिमी भाग है, जो वास्तव में मध्य सह्याद्री का पूर्वी पदीय क्षेत्र है, मध्य सह्याद्री का पूर्वी पदीय क्षेत्र जिसका विस्तार कर्नाटक राज्य के पश्चिमी भागों में है, उसे मालनाड पठार कहते हैं, मालनाड पठार। इस प्रकार कर्नाटक पठार को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। दक्षिण पूर्वी भाग को मैसूर पठार, उत्तर पूर्वी भाग को धारवाड़ पठार और पश्चिमी भाग को मालनाड पठार और सम्मिलित रूप से कर्नाटक पठार। पूरे प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पठार कर्नाटक पठार। कर्नाटक पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर से 1000 मीटर के मध्य है, किंतु कई स्थानों पर इसकी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से भी अधिक है। इसी पठार पर मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी मुलानगिरी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1913 मीटर है, मुलानगिरी। इसी पठार पर कुद्रेमुख चोटी है बाबा बुदन की पहाड़ियों में, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। तो यह काफी ऊंचा पठार है। यह दृढ़ रूपांतरित चट्टानों से निर्मित पठार है। रवेदार ग्रेनाइट चट्टानें भी इस पर मिलती हैं, नीस मिलता है, दक्षिणी भागों में चर्नोकाइट मिलता है। रूपांतरित चट्टानों की यहाँ पर अधिकता है और ग्रेनाइट चट्टान जो आग्नेय चट्टान है उसकी भी यहाँ पर अधिकता है। सबसे ऊंचा पठार है। दृढ़ आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित होने के कारण देश का सबसे सुरक्षित पठार माना जाता है विवर्तनिक घटनाओं की दृष्टि से। भूकंप तथा ज्वालामुखी की दृष्टि से देश का सबसे सुरक्षित पठार कर्नाटक पठार। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पठार कर्नाटक पठार। सबसे ज्यादा स्वर्ण का, सोने का उत्पादन करने वाला पठार मैसूर पठार। कोलार गोल्डफील्ड मैसूर पठार पर ही स्थित है, कर्नाटक पठार का ही जो एक हिस्सा है। इसी पठार पर बाबा बुदन के ढालों पर कुद्रेमुख चोटी के निकट कुद्रेमुख की खाने स्थित है, कुद्रेमुख माइन स्थित है, जो दक्षिण भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक खान है। इस पठार पर लोहे का उत्पादन, सीसा, जस्ता, मैंगनीज का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कर्नाटक पठार। औद्योगिक विकास भी इस पठार के दक्षिण पूर्वी भाग का हुआ है, तेजी से औद्योगिक विकास इसका जारी है। अब हम लोग बात करते हैं कोयम्बटूर पठार की। कोयम्बटूर पठार का विस्तार तमिलनाडु राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में है। इस पठार पर तमिलनाडु राज्य का जिला एक बसा हुआ है, एक जिला है कोयम्बटूर। कई जिले बसे हैं तमिलनाडु राज्य के, उसमें से एक जिला है कोयम्बटूर जो इसी पठार पर बसा है। इसी कोयम्बटूर जिले के नाम से इस पठार का नाम है कोयम्बटूर पठार। कोयम्बटूर पठार पर ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की बहुलता है। यहाँ पर उर्वरकों के प्रयोग द्वारा कपास का उत्पादन किया जा रहा है और अधिकांश यहाँ का सूती वस्त्र आयातित कपास पर, इंपोर्टेड कॉटन पर निर्भर करता है। कोयम्बटूर में वैसे पूरा तमिलनाडु राज्य धागों के उत्पादन में, थ्रेड्स के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है और सूती वस्त्र के उत्पादन में महाराष्ट्र, गुजरात के पश्चात तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु राज्य। यहाँ पर इसका जो कोयम्बटूर पठार पर जो तमिलनाडु राज्य का कोयम्बटूर जिला बसा है, यह जिला देश का सर्वाधिक मिलों की संख्या वाला जिला है। यहाँ 200 मिलें हैं कोयम्बटूर जिले में। अधिकांश मिलें स्पिनिंग मिल्स हैं, अर्थात कताई वाली मिलें हैं जो धागों की कताई करती हैं। वेविंग मिल्स, बुनाई वाली मिलें यहाँ पर कम हैं कोयम्बटूर पठार पर। इसी कारण कोयम्बटूर पठार को न केवल तमिलनाडु राज्य का बल्कि संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का भी मैनचेस्टर कहते हैं।
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, तमिलनाडु राज्य का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, प्रायद्वीपीय भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। तीनों का आंसर एक ही होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर विदर्भ पठार की बात कर लेते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर है विदर्भ पठार। विदर्भ पठार का विस्तार महाराष्ट्र राज्य के पूर्वी भागों में है। यह पठार पर्वतीय अवरोध है। यहाँ से पश्चिमी घाट पहाड़ियां और इधर पूर्वी घाट पहाड़ियों द्वारा अवरोध उत्पन्न किए जाने के कारण इस पठार पर दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा भी नहीं पहुंच पाती और दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा भी विदर्भ पठार पर नहीं पहुंच पाती। इसी कारण यह शुष्कता से ग्रसित पठार है। शुष्कता से ग्रसित पठार है। वर्षा कम होती है। कटीले वन और झाड़ियों का विस्तार है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर कृषि कार्य पिछड़ा हुआ है विदर्भ पठार पर। और इसी कारण यहाँ के जो किसान हैं अक्सर चर्चा में आता था पहले, अब तो कम हो गया है। अक्सर ये चर्चा में बना रहता था कि आज विदर्भ के इतने किसानों ने आत्महत्या कर लिया। अक्सर चर्चा में रहता था किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारण विदर्भ पठार और तेलंगाना पठार देश में हमेशा चर्चा में रहते थे। विगत कुछ वर्षों में यह घटना कम हुई है। विदर्भ पठार शुष्क पठार है। कटीले वन झाड़ियों का विस्तार है। इस पर बैसाल्ट चट्टानें मिलती हैं और आर्कियन और धारवाड़ क्रम की भी चट्टानें पाई जाती हैं। कृषि क्षेत्र कम होने के कारण और औद्योगिक विकास कम होने के कारण सामाजिक आर्थिक दृष्टि से देश का पिछड़ा हुआ पठार है और सूखाग्रस्त पठार है विदर्भ पठार। अब मैकाल पठार की बात करते हैं। मैकाल पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में मैकाल पठार का विस्तार है। मध्य प्रदेश के मंडला जिला, बालाघाट जिला, डिंडोरी जिला, छिंदवाड़ा जिला इसी पठार पर बसे हैं। मैकाल पठार पर मैकाल पठार पर फैली पहाड़ियों को, सतपुड़ा की श्रेणियों को मैकाल की पहाड़ियां कहते हैं, जिनकी सबसे महत्वपूर्ण चोटी है अमरकंटक, जहां से नर्मदा, सोन और महानदी की कई सहायक नदियों की उत्पत्ति हुई है। स्पष्ट है कि मैकाल पठार पर किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप प्रचलित है। यहीं से नदी इधर जा रही है, यहीं से नदी इधर जा रही है, यहीं से नदी इधर जा रही है, यहीं से नदी इस ओर जा रही है, यहीं से नदी दक्षिण की ओर जा रही है। नदियां यहाँ से बाहर की ओर जा रही हैं, तो इसको कहते हैं अरीय अपवाह प्रतिरूप, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, या दूसरा नाम है सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न, अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। अपकेंद्रीय या अरीय अपवाह प्रतिरूप विकसित हुआ है मैकाल पठार पर। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। मैकाल पठार पर ही अमरकंटक के निकट मैकाल के ढालों पर अचानक मार स्थान स्थित है। अचानक मार और अमरकंटक क्षेत्र को जैव विविधता से समृद्ध होने के कारण देश का जैव आरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व घोषित किया जा चुका है। अब हम लोग दूसरे पठारों को कल डिस्कस करेंगे। ओके।